गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इतिहास विषय में बच्चों मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने समझा था कि 5 राजवंशों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना होगा, ठीक है। जिसमें हमने एक राजवंश गुलाम वंश, जिसको हम लोग ममलुक वंश या दास वंश भी कहते हैं, ठीक है, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं किस पे? खिलजी वंश पे, ठीक है बच्चों। खिलजी वंश, और मैंने बता रखा था कल कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हैं, उन राजवंशों में सबसे लंबा राजवंश जो होगा, सबसे लंबा शासनकाल जिस राजवंश का होगा वो कौन होगा? तुगलक वंश, 94 ईयर, ठीक है। और जो सबसे छोटा होगा वो किसका होगा? खिलजी का, ठीक ना। तो यही हम लोग खिलजी वंश के बारे में जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी को देखते हैं, ठीक। तो खिलजी वंश का बात करें बच्चों संस्थापक, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश का संस्थापक है, खिलजी वंश का संस्थापक। तो यहाँ देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से 1296 तक शासन किया, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे बात हो गई कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन? तो खिलजी वंश का संस्थापक हो जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बात ये क्लियर? ठीक। अब जलालुद्दीन ने किलोखरी में अपनी राजधानी स्थापित किया, ठीक है। तो किलोखरी या बच्चों इसको कहते हैं किलूगढ़ी, ठीक ना। किलूगढ़ी का जो किला था, ठीक है, इसी में अपना राज्याभिषेक भी कराया, ठीक है। राज्याभिषेक कराया, और राजधानी जो ये कहने के लिए थी, राजधानी जो है इसका किलोगढ़ी, ठीक है। किलोगढ़ी ये कहने के लिए थी, वास्तव में राजधानी जो है वो रहा कौन है? राजधानी रहा है दिल्ली ही, ठीक ना, दिल्ली ही, ठीक। तो राजधानी के रूप में जो प्रयोग है वो दिल्ली का ही हुआ है, ठीक है, दिल्ली का। और इस बात में कहीं कंफ्यूज नहीं रहना है कि राजधानी क्या था। दिल्ली सल्तनत के लोगों की राजधानी हमेशा और हमेशा क्या रही है? हमेशा और हमेशा दिल्ली रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी राजधानी केवल किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। बात क्लियर? ठीक है। तो राजधानी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, जब हम पहुंचेंगे लोधी शासनकाल में, ठीक है, लोधी शासनकाल में, तो लोधी शासनकाल में हम देखेंगे जो सिकंदर लोधी होगा, ठीक है, ये आगरा शहर के निर्माण करेगा, आगरा शहर की स्थापना करेगा, और अपनी उप राजधानी बनाएगा किसको? अपनी उप राजधानी बनाएगा आगरा को। और धीरे धीरे राजधानी के रूप में प्रयोग जो है किसका होने लगेगा? आगरा का। और यही रीजन होगा कि जब मुगल वंश की जब स्थापना होगी तो मुगल अपना कैपिटल, अपनी राजधानी किसको बनाएंगे? अपनी राजधानी बनाएंगे आगरा को, ठीक है। इसीलिए मुगल जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं होते, क्योंकि राजधानी के रूप में प्रयोग इन लोगों ने दिल्ली को नहीं किया था, ठीक है। तो बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्याग कर इसने उदार नीति अपनाया, ठीक ना। बलबन की लौह और रक्त की नीति को त्याग कर इसने उदार नीति को अपनाया, ठीक है। तो बच्चों एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो हम लोग बलबन का, ठीक है, बलबन का पॉइंट देखें, ठीक है। तो बलबन की एक नीति थी, यहाँ लिख दें, बलबन की एक नीति थी लौह एवं एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। तो लौह एवं रक्त की नीति का मतलब क्या है कि कोई भी अगर राजा के आदेश को नहीं मान रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, उसको सजा दो, ठीक है। तो सजा किससे दिया जाएगा? तलवार से, ठीक है। तो तलवार से जब सजा दिया जाएगा तो तलवार किसका होगा? लोहे का, ठीक है। तो लौह एवं, अगर सजा दिया, मार दिया तो रक्त बहेगा, तो ये क्या हो गया? लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। तो ये लौह एवं रक्त की नीति किसने दिया था? बलबन ने दिया था, ठीक है। तो ये बात आगे हम लोग देख भी रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लौह और रक्त की नीति को त्याग कर इसने उदार नीति को उदार नीति को अपनाया, उदार नीति को अपनाया। जलालुद्दीन ने
अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति, इसको आप हटाइए। ठीक है, तो हमको जलालुद्दीन खिलजी से कोई पॉइंट ज़्यादा मिलता नहीं है बच्चों। ठीक है, रीजन क्या है ना मिलने का? मैंने हमेशा एक बात कही है कि इतिहास उसको याद रखता है जो कुछ अच्छा या जो कुछ बुरा करके गया हो, बड़ा करके गया हो। ठीक है, तो अब जलालुद्दीन खिलजी के साथ ऐसी कोई बहुत बड़ी बात जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे देखना है ढंग से। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इस समय तक शासन किया। अब ये अलाउद्दीन खिलजी बच्चों है कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी है और दामाद भी है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं, इस्लामिक परंपरा में चाचा की लड़की, मामा की लड़की, फूआ की लड़की, ठीक ना, ऐसे हम लोग देखते हैं ना, तो उनसे विवाह संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। तो पहले ये क्या था? तो ये भतीजा, ठीक है, और बाद में अपनी पुत्री का विवाह कर देगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका दामाद भी हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन का भतीजा, ठीक ना, भतीजा, और प्लस जो है इसका ये दामाद भी था। ठीक ना, दामाद भी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अब बच्चों देखो यहाँ पे था क्या कि दक्षिण भारत में, यहाँ हम लोग अगर समझें, यहाँ देख लेते हैं साउथ का जो एरिया है दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में रामचंद्र देव, ठीक ना, रामचंद्र देव, यहाँ पे है देवगिरी, ठीक ना, देवगिरी, देवगिरी, तो देवगिरी जो है यहाँ पे शासक थे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव के ऊपर ये करेगा अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण, और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है बच्चों, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया? तो जब शासक पूछेगा, आंसर हमारा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और अगर क्वेश्चन ये पूछा कि दिल्ली सल्तनत काल में पहली बार दक्षिण भारत पे आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो शासक का शासनकाल अगर पूछेगा तो आंसर हमारा क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक ना, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दक्षिण भारत पे किया आक्रमण। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ बीच में देवगिरी है, ठीक ना, बीच में देवगिरी, सॉरी विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। तो अब पूछता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान है या फिर मध्यकालीन भारत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके पहली बार दक्षिण भारत पे आक्रमण किया? तो हमारा आंसर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है? आंसर हमारा हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का यहाँ देवगिरी से क्वेश्चन को बच्चों ध्यान रखना क्या क्वेश्चन है, और अभी हम इसकी हत्या में कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक ना, हत्या में कनेक्ट करने वाले हैं जलालुद्दीन खिलजी के, इसलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ बता रहा हूँ पहले, और पीपीटी में पीछे कुछ और दिख रहा होगा। ठीक है, उससे बात से परेशान नहीं होना मेरे लेक्चर को। ठीक है, ध्यान से आप सुनिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा देवगिरी पे। ठीक है, तो अगर व्यक्ति के अनुसार पूछा कि किसने पहली बार आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी। शासक पूछा, ठीक है, शासक पूछा कि किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो आंसर जलालुद्दीन खिलजी। ठीक ना, अब पूछा विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके मध्यकालीन भारत या दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया? तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा देवगिरी पे, तो रामचंद्र देव को पराजित करके और इनसे अपार धन संपदा, ठीक है, अपार धन संपदा लेके ये निकल जाता है। ठीक है, लेके निकलता है, और लेके निकलने के बाद ये मानिकपुर में, ठीक है, मानिकपुर, ठीक, वहां पे ये रुकता है। ठीक, रुकता है, तो उसके बाद से होता क्या है? जलालुद्दीन खिलजी को ये बुलवाता है मिलने के लिए। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को ये बुलवाता है मिलने के लिए कि
आइए आप हमसे मिलिए और आपके लिए अपार धन संपदा जो है हम लूट के लाए हैं। ठीक, तो अब जलालुद्दीन खिलजी जाता है इससे मिलने, मगर पहले से ही अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र बना रखा था, ठीक है, जाल बिछा रखा था कि जब भी जलालुद्दीन खिलजी आएगा तो उसकी कर दी जाएगी हत्या। तो अब इसको इस बात का जरा भी भान नहीं था, इल्म नहीं था कि मेरा दामाद, मेरा भतीजा और प्लस सेनापति, ठीक, वो इस तरह से मेरे साथ जो है धोखा करेगा। तो ये जाते हैं जब मिलने, तो धोखे से ये क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद ये अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित करता है। ठीक, और जो धन प्राप्त किया था देवगिरी से, वो धन जो है अपने साम्राज्य के लोगों में, जो शासन में थे उन लोगों में व्यापक पैमाने पे बंटवाया। तो जब व्यापक पैमाने पे बंटवाता है तो लोग इसके समर्थक हो जाते हैं, और जो इसकी बात को नहीं माना उसको बलपूर्वक इसने कुचल दिया। तो इस तरह से स्वतंत्र रूप से ये खिलजी वंश का क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ देख रहे हैं कि हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी की ये सुल्तान बन बैठा। ठीक, अलाउद्दीन को बचपन में अली अथवा गुरसास, ठीक ना, तो इसका बचपन का नाम क्या था, गुरसास। ठीक, तो इसलिए इसको इसको पूरा नाम बचपन में क्या दिया गया, इसको पूरा नाम दिया गया अली अली गुरसास। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन कि अली गुरसास पे किसको कहते थे दिल्ली सल्तनत में, तो अली गुरसास को बोलते थे अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या है, वास्तविक नाम है अली गुरसास। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सिक्कों पर उसका नाम खुदवाना बंद कर दिया। ठीक, अब देखो बच्चों, ये ऐसा पहला शासक है कि जो खलीफा है, बगदाद का खलीफा जो होता था, उस खलीफा से सुल्तान बनने की अनुमति भी नहीं मांगा। बाकी लोग सुल्तान बनने की अनुमति मांगते थे और वो एक फॉर्मेलिटी होती थी, ठीक है, कि अनुमति दे या ना दे। ठीक है, तो अनुमति वो अक्सर मिल जाया करता था। जैसे अगर आज हम देखें आर्टिकल 74, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति कहने के लिए देश का प्रथम नागरिक है, ठीक है, संविधान का संरक्षक भी है, माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के बाद इसको। ठीक है, परंतु ये वास्तव में देश का कोई नीति, देश के लिए कोई नीति निर्माण वास्तव में राष्ट्रपति नहीं करता, वो सब कुछ कौन करता है, प्रधानमंत्री। मगर अंतिम रूप से किसी विधेयक पे साइन किसका होता है, किसी का, राष्ट्रपति का। समझ लो ना, राष्ट्रपति का। तो वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि खलीफा को इसने क्या किया, मान्यता नहीं दिया। ठीक है, मान्यता नहीं दिया, और सुल्तान की कोई उपाधि इससे धारण नहीं किया। प्लस जो शासक बनते थे और वो अगर कोई सिक्का चला रहे हैं, ठीक ना, तो जैसे आज हम लोग देख रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के नोट वगैरह चलते हैं, तो अगर इस टाइप का कोई सिक्का वगैरह भी चल रहा है तो उस पे जो है खलीफा का नाम अंकित होता था। तो ये क्या करेगा, खलीफा की श्रेष्ठता को भी चुनौती देगा और उसका नाम खुदवाना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुनुक उपाधि से विभूषित किया था। बच्चों देखो, पीपीटी में मेरे पास चीज़ें हैं, मगर मैंने क्या बोला कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये बात आप कवर करना, ये बात मत कवर करना। ठीक है, तो उस बात पे आपको लगभग बिलीव करके चलना होगा। ठीक, तो ये देखो है, तो मेरे पास कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई सब इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद नहीं करेंगे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया एवं सेना को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों परमानेंट जो है ये मिलिट्री, ठीक है, अस्थाई सेना का मतलब क्या है, अस्थाई सेना का मतलब, अस्थाई सेना का मतलब ये है कि बच्चों देखो, जैसे हम लोग इल्तुतमिश के टाइम में देख रहे हैं इक्तदारी व्यवस्था, ठीक ना, तो मैंने अभी पढ़ाया था कल की क्लास में। तो इक्तदारी व्यवस्था में जो इक्तदार होते थे वो एक क्षेत्र के भूस्वामी हो जाते थे और वहाँ पे टैक्स वसूल करने का अधिकार भी उनके पास होता था। तो अब ऐसी स्थिति में होता क्या था कि ये इक्तदार अपने पास सेना भी रखते थे। प्राचीन काल में ये व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था के नाम से। तो ये इक्तदार जब युद्ध होता था तो राजा को अपनी सेनाएं भेजते थे
और राजा फिर क्या करता था, युद्ध करता था, और युद्ध करने के बाद ठीक है जो सेनाएं होती थी अपने अपने इक़्तिदारों के पास चली जाती थी। तो परमानेंटली एक राजा के पास वृहद सेना, एक बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी, ठीक। परंतु अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, एक वृहद सेना का निर्माण करेगा, और वो सेना क्या होगी, अस्थाई होगी, ठीक। और अस्थाई सेना का निर्माण करके उनको वेतन भूमि के रूप में नहीं देता है। मैंने बताया था एकता व्यवस्था में क्या था, आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एकता व्यवस्था में क्या था कि वेतन जो है, सैलरी, वो किस रूप में दिया जाता था, वो भूमि के रूप में दिया जाता था। कैसे दिया जाता था मैंने कल की क्लास में बता रखा है, आप उसको जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या करेगा, अस्थाई सेना का ये करता है गठन, ठीक। और सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर देगा, ठीक ना, नगद वेतन देना प्रारंभ कर देगा। तो ये बात बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, ठीक है, आरंभ की। तो यहाँ तक बच्चों ये देखो, यहाँ तक ये एक अलग पॉइंट, और यहाँ ये वाला पॉइंट जो है ये अलग है, ठीक ना। यानी कि एक ही पॉइंट में, एक ही बिंदु में, ठीक ना, हेडिंग में दो पॉइंट ऐड है, ठीक ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ किया। इसको देखो शॉर्ट में क्या कहा जाता है कि किसने, इस शासक ने दाग एवं हुलिया की प्रथा, इस हुलिया को कहीं कहीं लिखता है दाग एवं चेहरा, ठीक ना, दाग एवं चेहरा प्रथा, ठीक है, किसने लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये है क्या बच्चों, समझना इस बात को, देखो है क्या कि जैसे होता क्या था कि अलग अलग व्यक्तियों के पास, ठीक है, घोड़ों की टुकड़ियां हुआ करती थी, और वो क्या करते थे, उन घोड़ों की करते थे देखभाल, ठीक। तो अब इसमें करप्शन बच्चों, जब धन आएगा तो करप्शन तो आना आना है, ठीक है, झूठ, ठीक है, बेईमानी, ये सारी चीजें उत्पन्न होनी ही होनी है, ठीक है, ये तो तय है, ये हर कोई जानता है, ठीक। अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी, ये इसको ये सूचना मिलती है कि जो घोड़े के रख रखाव वाले जो लोग होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, घोड़े मान लो ब्लैक कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, ठीक है। तो अब ब्लैक घोड़ा है या किसी कलर का घोड़ा है, वो यंग है, तो ये क्या करते थे, यंग घोड़े को मार्केट में ले आके बेच देते थे। तो बेचा कितने में, तो पता चला आज के रुपए के हिसाब से समझें तो बेचा कितने में, ये बेचा 40,000 में, ठीक। 40,000 में। अब यंग घोड़े को 40,000 में बेच दिया, और उसकी जगह क्या किया इसने, बूढ़ा घोड़ा खरीद लिया। बूढ़ा घोड़ा जो है वो कितने का मिला, वो मिला 10,000 में। तो अब बीच में इसको लाभ कितने का हुआ, बीच में लाभ इसको जो है प्रॉफिट 30,000 रुपये का हो गया। तो अब इस तरह से जो है ये बूढ़े घोड़े को खरीद के सेना में मिला रहे थे। अब काला घोड़ा है तो घोड़े को कोई कहाँ पहचानेगा, वो तो हम लोग आदमी हैं, तो आदमी आदमी को देख के पहचान लेता है, वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। मगर घोड़े को देख के पहचान लिया जाए, ये थोड़ी बच्चों मुश्किल बात है। हम लोग देखते हैं, बंदर उंदर भी देखते हैं, नई पहचान में आते हैं सब, ठीक है। कुत्तों को अगर मोहल्ले में कुत्ते हैं रोज ना देखें, उनको भी नहीं पहचान पाएंगे, पता नहीं कौन कुत्ता कहाँ था क्या था, ठीक है। तो ये समस्याएं तो कोई जान नहीं सकता था। अब इसकी सूचना मिली अलाउद्दीन खिलजी को, तो इसने क्या किया कि घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट किया। तो जो घोड़ों की पूंछ होती थी उस पे राजकीय मोहर होता था, उसको गरमा के, ठीक ना, उसको गरमा के पूंछ के थोड़ा सा ऊपर ठप्पा मार दिया जाता था, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो चिन्ह जो है उस पे छप जाता था। अब वो छप गया, जल के छपा है, तो वो ऐसा नहीं कि कोई स्याही से लिखे हो तो मिट जाएगा, ठीक है। वो जला दिया, अब जला दिया तो वो जिंदगी भर के लिए वो चिन्ह बन जाता था। तो अब चिन्ह हो गया, तो अब इसको ले आके अगर बेचेंगे तो कोई भी मार्केट में खरीदता नहीं था, और अगर खरीद लिया तो फिर कड़ा दंड जो है अलाउद्दीन खिलजी उस व्यक्ति को देता था, जो बेचता था वो भी और जो खरीदता था वो भी, ठीक। ये एक बात घोड़े वाली बात हो गई। दाग वाली बात, होलिया लिखना मतलब क्या, जब कभी सैनिकों को ये पता चलता था कि इस बार की लड़ाई फला राजा से है और फला राजा बड़ा सशक्त है, ठीक है, बहुत वीर है,
तो ऐसी कंडीशन में होता क्या था कि जो सैनिक होते थे ये अपनी जगह किसानों को भेज देते थे कि जाओ तुम मेरी जगह युद्ध करो, ठीक है, मेरी जगह युद्ध करो। अच्छा, अब जरा सोचना बच्चों कि जो किसान हल बैल ये लेके काम कर रहा है तो उसको तलवार और तीर धनुष के बारे में कोई जानकारी होगी, ठीक है, भाला फेंकने के बारे में जानकारी होगा, घोड़ा दौड़ाने के बारे में जानकारी होगा, नहीं होगा, ठीक। तो अब ऐसे लोग अगर युद्ध के मैदान में पहुंच रहे हैं और उधर से लड़ाई हो रही है तो होगा क्या, ये सबसे पहले भागेंगे। और अगर ये भागा तो फिर बाकी जो मजबूत वाले हैं उनके भी हौसले टूटते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, युद्ध जो है वो हमेशा विपक्षी पार्टी के, ठीक है, पाले में चला जाएगा। तो अब ये जो दूसरे को भेज दे रहे थे अपनी जगह पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, सैनिकों का हुलिया लिखा गया क्या, कि फला व्यक्ति है, इसका ये नाम और इसकी इतनी हाइट है, ठीक है, इसकी इतनी हाइट है, आंख इस कलर की है, ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है, दाढ़ी इस कलर का रखता है, यहाँ पे जो है इसके चिन्ह है। तो ऐसे जो है होलिया लिखा, और उसके बाद जब युद्ध होते थे तो उस होलिया से मिलान किया जाता था। तो मिलान करने के बाद तब जो है युद्ध के लिए निकलते थे। तो इससे क्या हुआ, सेना मजबूत हो गई। और बच्चों ये ध्यान रखना कि मंगोलों का आक्रमण भारत में हो रहा था, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण भारत में हो रहा था। इल्तुतमिश के समय ही भारत में मंगोलों का आक्रमण शुरू हुआ और चंगेज खां भारत में आक्रमण करने वाला था, परंतु इल्तुतमिश की सूझबूझ से होता क्या है, ये आक्रमण नहीं हो पाता है, ठीक है, और चंगेज खां वापस भारत के दरवाजे पे से वापस लौट जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश की समझदारी से, ठीक। तो ये बात मैंने आपको बता नहीं रखा है, ठीक, इसलिए कि स्टोरी, ठीक है बच्चों, स्टोरी जब ऐड होता है तो चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होती हैं और याद भी होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने में आप लोग का जो है कमेंट वगैरह भी नहीं आता है। मैं हालांकि जो है आज पहली बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट कर दिया करिए, मैं कभी आज तक बोला नहीं, ठीक है। तो कमेंट करने का मतलब मेरा यहाँ पे सीधा सा ये है कि मुझे ये पता चले कि आप वास्तव में वीडियो को कितना केयरफुल्ली देख रहे हैं। और कमेंट में ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट में कहिए कि वेरी गुड सर, बढ़िया, या आप कहिए सर नहीं समझ में आया, ठीक है, ये बात कहिए तो मुझे ठीक है, वेरी गुड, नाइस, ठीक है, मुझे इन बातों से कहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कमियां जो है वो आप अगर बताते हैं मोस्ट वेलकम, ठीक। मैं जो मेन बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछें कि सर ये चीज़ जो है ऐसे कैसे हुआ, ये चीज़ ऐसे क्यों हुआ, ठीक है, या कोई आपके कन्फ्यूजन है आप वो मुझसे पूछें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप वीडियो को देख रहे हैं। और जब कमेंट आप करते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ जागरूक होके जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जब कमेंट करेंगे तो टीचर को मोटिवेशन मिलता है, टीचर अपना और अच्छा देने का प्रयास करता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लाइक करो, कमेंट में जो है कि मेरे लिए कुछ अच्छा बोलो, ठीक है, कोई डिमांड नहीं है ऐसी, ठीक है। बुरा बोल सकते हो, बुरा मतलब ये कि अगर कुछ कमियां हैं, दिक्कत है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इस बात में, ठीक है। बहरहाल तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, आर्थिक क्षेत्र में बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था ये लागू करेगा, ठीक है, लागू करेगा। तो अब बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाजार नियंत्रण व्यवस्था देखो क्या था कि वस्तुओं के दाम जो है व्यापारी अचानक से क्या करते थे, बढ़ा देते थे, ठीक। और प्लस जब तौलते थे किसी भी वस्तु को तो उसमें अगर 1 kg है, 1 किलो अगर कोई सामान है तो होता क्या था, 100 ग्राम उसमें कम कर देते थे, ठीक है। तो ये समस्याएं बाजार में चल रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कड़ा डिसीजन लेते हुए, ठीक है, कड़ा डिसीजन लेते हुए इसने क्या किया, ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है इसको लागू किया। इसके तहत वस्तुओं के रेट मनमानी तरीके से व्यापारी अब नहीं बढ़ा सकते थे। और जो लोग 1 किलो की बजाय 900 ग्राम दे रहे हैं सामान को, तो इसका सख्त आदेश पारित हुआ कि अगर किसी ने 100 ग्राम कम दिया तो उस 100 ग्राम की पूर्ति जो है उसके शरीर से मांस काट के की जाएगी। तो अब इससे व्यापारियों में एक दहशत का माहौल बन गया और कोई भी व्यापारी जो है तौल कम नहीं देता था, वेट जो है वो कम नहीं देता था, 50 ग्राम 20 ग्राम ज़्यादा ही होता था परंतु कम
नहीं होता था। ठीक है, इसी को कहते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। अब ये खम्स छोड़ देते हैं, इसको कहीं, इसको इस पे नहीं हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अब बच्चों, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। ठीक है, मलिक काफूर ने किया। ठीक, इस बात को अभी मैं बताता हूं, पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें जरा देख लूं। ठीक है, ठीक बच्चों, अभी इस बात को समझने से पहले मलिक काफूर ने किया, यहाँ कुछ बात को पहले जरा देखना। ठीक ना, यहाँ कुछ बात को पहले देखना। ठीक है, देखो होता क्या है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है शासक बनने के बाद, कहाँ, गुजरात पे। और गुजरात के जो शासक रहते हैं कर्ण द्वितीय, ठीक ना, गुजरात के शासक रहेंगे कर्ण द्वितीय। ठीक ना, कर्ण द्वितीय, इस कर्ण द्वितीय को ये क्या करता है, पराजित कर देता है। और इनकी इनकी पत्नी रहती हैं, जिनका नाम रहता है कमला देवी। ठीक ना, कमला देवी। तो कमला देवी को ये क्या करता है, अपनी बना लेता है पत्नी। अब होता क्या है, कहते हैं कि कर्ण द्वितीय को पराजित कर दिया, परंतु ज्यादा बात ये सामने आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तो आक्रमण के समय ये जो कर्ण द्वितीय हैं, ठीक है, ये छोड़ के अपना साम्राज्य भाग गए थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गुजरात को अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ कमला देवी दिख रही हैं। अब कमला देवी इनकी पत्नी, तो पत्नी को छोड़ के ये भाग गए, तो अब ये पति का फर्ज थोड़े है। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी के समक्ष प्रस्ताव रखता है कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगी। ठीक है, तो कमला देवी जो है सहर्ष तैयार हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, विवाह कर लेती हैं, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी की सभी पत्नियों में सबसे जो महत्वपूर्ण पत्नी थी, सबसे प्रिय पत्नी थी, वो कौन थी, कमला देवी थी। तो जब गुजरात पे आक्रमण किया, तो इसी आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी को कौन मिला, मलिक काफूर। ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी को कौन मिला, मलिक काफूर। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर, यहाँ देखते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर। अब ये मलिक काफूर क्या है, ये मलिक काफूर बच्चों, मलिक काफूर राजा कर्ण द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, ये सैनिक था। ठीक है, और काफी वीरता से लड़ा अपने राजा की अनुपस्थिति में, किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ। तो इसकी वीरता से काफी प्रभावित हुआ कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के समक्ष शर्त रखा कि तुम हमारे साथ हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें उच्च पद दूंगा, और अगर नहीं सम्मिलित हुए तो फिर जो है तुम्हारा वध जो है वो तय है। ठीक ना, तुम्हारा वध वो तय है। तो अब मलिक काफूर के सामने अन्य कोई जो है विकल्प बचा नहीं था। तो इसलिए मलिक काफूर क्या होगा, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और अलाउद्दीन खिलजी का बन जाता है सेनापति। ठीक ना, और ये व्यक्ति, ये किन्नर है, समझ रहे हो ना बच्चों, ये किन्नर है। ठीक है, ये किन्नर है। तो मलिक काफूर अब इसकी प्राप्ति करेगा। इसको बच्चों, इसको 1000 दिनारी, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक ना, इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। अब 1000 दिनारी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था नुसरत खां। नुसरत खां, नुसरत खां ने, नुसरत खां ने इसे 1000 दिनार, 1000 दिनार में क्या किया था, 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। ठीक, तो अब आक्रमण किया, मलिक काफूर को ले गया। तो अब देखो यही मलिक काफूर बच्चों क्या करेगा, दक्षिण भारत में जितने आक्रमण होंगे, सारे आक्रमण का नेतृत्व कौन करेगा, मलिक काफूर करेगा। ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी आराम से दिल्ली में बैठा रहता है, और अपनी विशाल सेना जो किसने अस्थाई सेना का गठन किया, अपनी ये अस्थाई सेना भेज देता है किसके साथ,
मलिक काफूर के साथ, ठीक है। और ये दक्षिण भारत पे करेगा अभियान, ठीक। तो यही बात बच्चों हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। इस बात को बच्चों नोट करना होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये बात हो गई। एक बात और देखो इसमें, एक बात और, आपने सुना होगा राणा रतन सिंह, ठीक ना, राणा रतन सिंह का नाम। अब ये कैसे सुना होगा आपने, इतिहास पढ़ा नहीं है फिर भी सुना होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो राणा रतन सिंह हैं, इन्हीं इन्हीं की पत्नी थी पद्मावती, रानी पद्मावती। तो रानी पद्मावती से, ठीक है, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात क्या मिलती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये मिलती है कि भारत में जौहर प्रथा का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो किसके द्वारा मिलता है, रानी पद्मावती के द्वारा मिलता है, ठीक ना। तो रानी पद्मावती क्या होता है, अब इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो बच्चों देखो, एक व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मलिक मोहम्मद, मलिक, यहाँ मलिक साफ दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलो इसे साफ लिखते हैं, मलिक मोहम्मद, मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। तो इस पद्मावत में ही रानी पद्मावती के, ठीक है, जौहर का उल्लेख मिलता है, ठीक ना, जौहर का। ये क्या करती हैं, 15,000 स्त्रियों के साथ ये कर लेती हैं जौहर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग से पूछा हुआ था कि आप लोग कमेंट में मुझे बताना, मगर कमेंट में किसी बच्चे ने कुछ नहीं पूछा, ठीक है, कुछ नहीं पूछा। देखो बच्चों क्या है कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, सती प्रथा और जौहर प्रथा, क्या इन दोनों में कोई अंतर है। तो मैंने बताया था कि बिल्कुल अंतर है, ठीक है, बिल्कुल अंतर है। सती प्रथा में क्या है, पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी क्या करती थी, पत्नी पति की चिता पे लेट के अपने प्राणों का कर देती थी त्याग। तो इसको हम क्या बोलते थे, सती प्रथा, ठीक है। जिसको समाप्त कौन कराएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और राजा राम मोहन राय का प्रयास, ठीक है, नियम 17, ठीक, आगे इतिहास में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया सती प्रथा। जौहर क्या है, जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करके राजा को पराजित कर देता था, तो अपने सतीत्व की, अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए स्त्रियां, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड, ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो लकड़ी का, ठीक है, बहुत बड़ा एक अग्नि कुंड टाइप का बनवा देती थी, ठीक है। और उसमें लकड़ियां जो हैं जलवा देती थी राख डाल के, ठीक ना, राख का मतलब कराइल, ठीक ना। तो राख डाल के उसको जलवा देती थी और बहुत लंबी लंबी जो है लपटें निकली करती थी उस अग्निकुंड से, और उसी में कूद के अपने प्राणों का त्याग कर देती थी। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, जौहर, ठीक ना, इस प्रथा को क्या बोलते हैं, जौहर। तो भारत में बहुत से स्त्रियों ने जौहर किया, ठीक ना, बहुत से स्त्रियों ने जौहर किया, ठीक। तो जौहर में सबसे बड़ा जौहर किसके द्वारा किया गया, सबसे बड़ा जौहर जो है वो किया गया किसके द्वारा, तो रानी पद्मावती के द्वारा। मैंने आप लोग को प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक, एक सेनापति के बारे में बताया था, ठीक है, कि फला सेनापति की पत्नी ने पहली बार सती प्रथा का पालन किया, और उस सती प्रथा का उल्लेख एक अभिलेख में है। मैंने पिछले के वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, आप कमेंट में बताना कि हाँ सर ये आपने बताया हुआ था, ठीक है, और ये सेनापति था और ये अभिलेख, ठीक है। तो रानी पद्मावती, ठीक है, अब ये क्या होगा, जौहर कर लेंगी। और ये जो राजा रतन सिंह हैं, ठीक ना, राजा रतन सिंह, तो राजा रतन सिंह ये कहाँ के शासक हैं, राजा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक हैं, ठीक ना, चित्तौड़ के ये क्या हैं, शासक हैं। तो इन्हीं को क्या करेगा, राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी पराजित करेगा, ठीक है, पराजित करेगा, और ये युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं राजा रतन सिंह, ठीक है, राजा रतन सिंह मारे जाते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो है क्या, राजा रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक होता था, ठीक है, तांत्रिक, वो तांत्रिक क्या करता था, हमेशा उल्टी सीधी गतिविधियों में लिप्त रहता था, मतलब जो है कि टोना जादू टाइप का होता है ना,
तो राजा रतन सिंह ने इसको 2 बार वार्न किया था, 2 बार इसको छोड़ा था कि ठीक है गलती हुआ तुमसे, माफ किया जा रहा है। मगर जब तीसरी बार फिर वो गलती हुई तो राजा रतन सिंह ने क्या किया, इसको अपने दरबार से निष्कासित कर दिया, भगा दिया। और ये क्रोधित होकर पहुंच गया कहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच के रानी पद्मावती की सुंदरता का इतना ज्यादा वर्णन कर दिया इसने, इतना ज्यादा बखान कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए एकदम जो है उत्साहित हो गया कि मतलब जो है हमें रानी पद्मावती को प्राप्त करना ही है। ठीक है, तो इसके बीच में स्टोरियां बहुत ज़्यादा हैं, वो आप मूवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें सारी बात हालांकि सही नहीं है। जो मूवी आया हुआ है शाहिद कपूर और रणवीर सिंह का, ठीक है, और हीरोइन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो मूवी आई हुई है, ठीक है, तो वो मूवी में सारी बात बच्चों सही नहीं है, ठीक है, सारी बात सही नहीं है। तो अब देखो होगा क्या कि राजा रतन सिंह इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये शासक कहाँ के हैं, ये शासक हैं चित्तौड़ के, ठीक ना, चित्तौड़ के। और इन्हीं की मृत्यु जब होगी, ठीक, तो रानी पद्मावती क्या करेंगी, जौहर व्रत का पालन करेंगी, जिसका उल्लेख हमको कहाँ मिलेगा, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में, ठीक है, पद्मावत में। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना। तो ये सब जब घटनाक्रम घट जाएंगे तब इसके बाद दक्षिण भारत पे आक्रमण कराएगा अलाउद्दीन खिलजी, किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा, जिसको हमने क्या बोला, 1000 दिनारी। क्यों, क्योंकि इसको 1000 दिनार में किसने खरीदा था, नुसरत खान ने खरीदा। तो ये बात बच्चों स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने ने पराजित पराजित किया, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं जो है अभी ऊपर के स्लाइड में जाके आप लोग को और बताता हूँ, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बच्चों देखें हम लोग को क्या क्या और बात देखनी है, हम नहीं देखना। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने, ठीक है। राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला शासक अलाउद्दीन था, ठीक है। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया, ठीक है। तो ये जो है राजत्व के सिद्धांत को मजबूती से, ठीक ना, यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, राजत्व के सिद्धांत को, ठीक है, दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक, कि राजा ही क्या है, सर्वोपरि है, राजा का आदेश हर परिस्थिति में मानना चाहिए, ठीक है। तो इस सिद्धांत को, ठीक है, मजबूती से लागू करेगा अलाउद्दीन खिलजी, जबकि स्टार्ट किया था बलबन ने, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और इसकी एक उपाधि थी सिकंदर सानी। अब ये सिकंदर सानी की उपाधि क्यों बच्चों, जब ये उत्तर भारत में विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो ये कहता है कि हम पूरा जो है दुनिया, सिकंदर की तरह हम पूरी दुनिया जीतेंगे, ठीक। तो अब इसका एक मुल्क, एक मित्र था जिसका नाम था अनाउल मुल्क। तो अनाउल मुल्क इसका मित्र, ठीक है, दोस्त यानी, ठीक, ये इसको देता है सलाह कि आप पूरा दुनिया जीतने का ख्वाब अभी छोड़िए, और भारत में ही अभी क्षेत्र इतना लंबा है कि आप इसे अभी अभी अपने अधीन नहीं कर पाए हैं, ठीक ना, नहीं कर पाए हैं। आप इसको क्या करिए, अपने अधीन करिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अपने अधीन करेगा भारत को। तो सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतने की बात किया इसने, तो इसलिए इसको उपाधि क्या मिली, सिकंदर सानी की, इसको प्लस इसको द्वितीय द्वितीय सिकंदर भी कहा गया, ठीक ना, इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा गया, ठीक है बच्चों, द्वितीय सिकंदर भी कहा गया, ठीक। अच्छा, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें कुछ बातें मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है, कुछ बातें नोट करता हूँ। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे बच्चों, ठीक है, अभी इन सब बातों को देखा जाएगा, ठीक है, अभी इन सब बातों को देखा जाएगा, ठीक है। कुछ बात अभी और देखें, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पे आक्रमण करवाएगा, किससे, मलिक काफूर से। तो मलिक काफूर से जब आक्रमण करवाएगा तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, साइड में बताता हूँ, ठीक है।
तो ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पे है देवगिरी। तो देवगिरी को याद करो, मैंने अभी पीछे क्या बताया, देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देवगिरी को जीत लिया था और वहां के शासक रामचंद्र देव को, ठीक है, पराजित कर दिया था। और इनके साथ एक डील ये तय हुई थी कि परमानेंट आप करेंगे क्या, हमको भेजते रहेंगे, परमानेंट आप हमको भेजते रहेंगे टैक्स। परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से चला गया तो रामचंद्र देव कोई टैक्स वगैरह जो है वो नहीं भेजते थे। तो जब मलिक काफूर शासक बना तो उसके बाद से मलिक काफूर को कहा कि जाओ सबसे पहले आक्रमण करो, किसके ऊपर, रामचंद्र देव के ऊपर, यानी कहाँ, देवगिरी में। तो देवगिरी पे ये करेगा आक्रमण, ठीक। तो अब आक्रमण करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पराजित करेगा मलिक काफूर किसको, रामचंद्र देव को। तो रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन खिलजी को की बात को माने नहीं, तो अब क्या अलाउद्दीन खिलजी इनको सजा देगा, नहीं। अब बच्चों देखो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी इनको क्या कहता है कि मलिक काफूर को कि इनको सम्मान सहित लेके आओ, कहाँ, इनको सम्मान सहित लेके आओ दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली लेके आओ। तो जब दिल्ली आएंगे रामचंद्र देव तो इनको देखो क्या करेगा, इनको एक उपाधि देगा, ठीक ना, राय रयान, ठीक ना, राय रयान की उपाधि देगा, ठीक है। प्लस जो है नवसारी का, नवसारी का गुजरात में क्षेत्र है नवसारी, नवसारी का इनको जिला भी देता है, ठीक। अब दिमाग में बात आएगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों जो है नवसारी का जिला दिया खिलजी ने, क्यों जो है इन्होंने राय रयान की उपाधि दिया। तो बच्चों देखो, दक्षिण भारत में करना था अभियान, तो दक्षिण भारत में अभियान करना था तो यहाँ पे देखो विंध्याचल पर्वतमाला बीच में यहाँ पे रोड़ा बनता था, ठीक ना, और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो अब इसको पार करके ये लोग इधर से आ रहे हैं। तो एक अब देखो ये वो समय है कि जब हमारे पास साइकिल भी नहीं है, बाइक छोड़ दो, कार छोड़ दो, बस ट्रेन हवाई जहाज सब छोड़ दो, साइकिल भी नहीं है हमारे पास, ये वो वक्त है। और अब जरा अंदाजा लगाओ कि दक्षिण भारत, हम लोग को अगर यूपी से पहुंचना हो, दिल्ली से दक्षिण भारत जाना हो, आसान बात है जा पाया जाएगा बिना, बिना गाड़ी के, बिना फोर व्हीलर के, ठीक है। तो जाते थे लोग, तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो बार बार आके यहाँ पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए होता क्या है, इनको सम्मानित इसलिए करता है अलाउद्दीन खिलजी कि दक्षिण भारत में इसको एक सेंटर मिल जाए, एक केंद्र मिल जाए, जिसके द्वारा ये करेगा क्या, इधर के जो छोटे छोटे राजा हैं इनको क्या करेगा, अपने अधीन कर लेगा, ठीक ना, अधीन कर लेगा। और यहीं पे तेलंगाना में शासक होंगे प्रताप रुद्रदेव, ठीक ना, और रुद्रदेव को मलिक काफूर क्या करेगा, पराजित करेगा, और पराजित करके, ठीक है, इनसे खूब ढेर सारा धन प्राप्त करेगा। और प्लस प्रताप रुद्रदेव जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा भी क्या करेंगे, सौंप देंगे मलिक काफूर को। और मलिक काफूर लेके जाएगा, किसको सौंप देगा, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दी गई, राय रयान की, और प्लस जो है नवसारी का जिला दिया गया, ठीक ना, नवसारी का जिला भी क्या किया, प्रदान किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब देखो यहाँ पे ये बात हो गई, ठीक। आगे इसमें हम लोग देखें बच्चों, आगे हम लोग देखें तो प्रताप रुद्रदेव को, देव के द्वारा, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा ये मिल जाना, ठीक है, हीरा, ठीक, इस बात को ध्यान रखो। दूसरा मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रताप रुद्रदेव ने ने कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान करना मतलब ये कि मलिक काफूर को दिया था, और मलिक काफूर ने किसको दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो ये बात यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कि मंगोलों के क्या आक्रमण रुक गए थे, नहीं, मंगोलों के आक्रमण तो अब और बढ़ जाएंगे, ठीक ना, मंगोलों के आक्रमण और बढ़ जाएंगे। दिमाग में आ रहा होगा सर मंगोल कहाँ है, ये कौन है मंगोल, ठीक है। तो मैं यही सब उम्मीद कर रहा हूँ कि कमेंट में बच्चों यही सब पूछो, ठीक है, कमेंट में यही सब पूछो
कि मंगोल कौन है, क्या है, ठीक है, ताकि मेरा जो है मोटिवेशन बना रहे। हाँ, बच्चे जो है इंटरेस्ट लेके चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो चीन का क्षेत्र है ना, चीन के जस्ट ऊपर देखना एक क्षेत्र दिखेगा, गूगल करना, ठीक ना, एशिया का पॉलिटिकल मैप या वर्ल्ड मैप, एक पॉलिटिकल मैप, उसमें भारत के ऊपर जो है चीन, चीन के जस्ट ऊपर है मंगोल, ठीक ना, जिसको आज नाम क्या, मंगोलिया। तो वहीं के थे ये आक्रमणकारी, ठीक ना, जिनको हम कहते हैं मंगोल, ठीक है, बड़े खतरनाक थे। तो चंगेज खां, नाम सुनते ही जो है कि कितने राजा जो है ऐसे सरेंडर कर देते थे चंगेज खां के सामने, तो समूल नाश कर देता था चंगेज खां। यहाँ तो आक्रमण करके बस पराजित कर दिया ना, वो सब टोटल मार देते थे। ये स्थिति होती थी चंगेज खां के आक्रमणों की, ठीक है, आक्रमणों की। तो अब देखो, क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा बार और सबसे भयानक आक्रमण मंगोलों का किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ये बात यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एके के शासनकाल में मंगोलों का सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार और 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 सर्वाधिक सर्वाधिक भयानक आक्रमण हुआ, ठीक है। ये बात बच्चों ध्यान में रखना, ठीक। और एक बात और यहाँ पे मैं लिख दूं, एक बात और, कि मद्यपान, मद्यपान मतलब होता है बच्चों शराब पीना, ठीक ना। मद्यपान निषेध, निषेध मतलब होता है रोकना, मद्यपान निषेध करने वाला, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कहोगे सर शराब के पीने पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो शराब के पीने पर प्रतिबंध ये इसलिए लगाएगा कि देखा करो बच्चों, अक्सर लोग शराब पी के बहक जाते हैं और बहकने के बाद से अंदर के जो सारे जो है सीक्रेट बातें हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सीक्रेट बातें वो बताना शुरू कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि गोपनीय बातें अगर हमारे साम्राज्य के लोग जान रहे हैं या सैनिक हमारे जान रहे हैं, तो गोपनीय बातों को ये क्या करेंगे, इसको बता देंगे। तो मुख्य रूप से जो सेना है, सेना के लिए ये प्रतिबंधित किया था शराब का सेवन, ठीक है, कि कोई भी सैनिक शराब का सेवन नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, क्योंकि सूचनाएं जो होती थी वो किसके पास होती थी? सूचनाएं हमेशा होती थी सैनिकों के पास, ठीक ना। तो इसलिए इनके शराब पे लगा देगा प्रतिबंध। तो ये इतनी बात बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग ये कंप्लीट होता है खिलजी वंश, ठीक है। इसके बाद अगला शासक जो है जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, वो आएगा। तो अब उससे कोई जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस बात को नोट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ, एक बात सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी तो मैं फाउंडर था, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी जो है कोई विशेष पॉइंट नहीं मिलता है, इसलिए मुबारक शाह खिलजी से हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है। और एक बहुत अगर विशेष बात नोट करनी हो तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, कुछ बच्चों नोट कर लेना कि मुबारक शाह खिलजी ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का कि जो अपने दरबार में नग्न अवस्था में ही घूमा करता था, ठीक है। तो कभी कभार कुछ एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो,
तो अमीर खुसरो जिन्होंने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था और अलाउद्दीन के दरबारी कवि था, ठीक ना। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, ठीक ना, तूतीय हिंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की, ठीक है, उपाधि दे रखा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये बात बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमियों को राजस्व सुधारों के तहत वापस लेकर अलाउद्दीन ने खालसा भूमि में तब्दील कर दिया, छोड़ दो इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दो नवीन कर, ठीक है, दो नवीन कर चराई लिखा हुआ है बच्चों, चराई ये क्या है, ठीक है, चरी, ठीक ना, चरी, ठीक है। तो जो पशु होते थे अगर ले आके खेत में, ठीक है, भूमि में अगर जानवरों को चरा रहे हैं तो उस पे भी टैक्स देना होता था, तो इसी कहते हैं चरी कर, ठीक है। और जो घर होते थे, हाउस टैक्स जो है, उस हाउस टैक्स को क्या बोलते थे बच्चों, गड़ी कर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आज जो हम लोग राशनिंग सिस्टम जो देख रहे हैं ना, ठीक ना, राशनिंग सिस्टम, पीडीएफ सिस्टम, तो वो उसका जन्मदाता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। राशन से आज जो चावल गेहूं हम जो हम लोगों को मिलते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वो इसका पहली बार कॉन्सेप्ट किसने पैदा किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। और आज जो है एफसीआई वगैरह में, ठीक है, अनाजों के जो गोदाम हैं, ठीक, उसका भी कॉन्सेप्ट किसने पैदा किया, अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए, ठीक है, ये भी किसने दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग का कंप्लीट होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलो ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे अगला शासक, ठीक है, अगला शासक तुगलक, ठीक है, तुगलक। अगला शासक देखेंगे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के पहले जो है गयासुद्दीन तुगलक और वंश का नाम तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो तुगलक डायनेस्टी जो है ये 1320 से 1414 तक रहेगा। अब इस तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन होगा, ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन होगा, तो तुगलक वंश का संस्थापक होगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक, अब ये बच्चों शासक कैसे बनता है, देखो मुबारक शाह खिलजी जो है इसकी हत्या कर देगा। वर्दू जनजाति का एक मुस्लिम था, धर्मांतरित मुस्लिम था, वर्दू जनजाति का, जिसका नाम था खुसरो मलिक, ठीक ना, खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक जो है ये हत्या करके मुबारक शाह खिलजी की बन जाता है शासक। अब जब इस बात की खबर लगती है अपने लोगों को, ठीक है, तो वो लोग जो है इस बात से, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में जो उलेमा काजी, ठीक है, ये जो अमीर वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग के लोग, ठीक ना, अमीर वर्ग मतलब ये कि एक धनाढ़ वर्ग होता था मुसलमानों में, जैसे आज की डेट में धनाढ़ वर्ग है अंबानी अडानी, ठीक ना, टाटा मित्तल, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय धनाढ़ वर्ग को बोलते थे अमीर, वहीं से कॉन्सेप्ट धनी लोगों के लिए अमीर का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ठीक है। तो ये कट्टर लोग होते थे। अब ये हैं प्योर मुस्लिम, और खुसरो मलिक जो है, ठीक है, ये क्या है, ये धर्मांतरित मुसलमान है, यानी कि असली मुस्लिम ये नहीं है। तो जो असली मुस्लिम नहीं होता था, ठीक है, उसको बड़े हेय दृष्टि से देखते थे, ठीक है, तुर्की सब बहुत हेय दृष्टि, ठीक है। तो अब होगा क्या, पश्चिमी भारत का वार्डन था गाजी मलिक, या हम कह ले गयासुद्दीन तुगलक। क्या है मतलब पश्चिमी वार्डन मतलब, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का वार्डन, यहाँ इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। अब यहाँ समझ लो ये हमारा, ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र। तो मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ पे दो जो हैं, तीन जो है दर्रे हैं, ठीक है, गोमल दर्रा, ठीक है, खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। तो इन दर्रों से होके आते थे आक्रमणकारी और करते थे आक्रमण। तो इन्हीं ये क्षेत्र जो है सबसे क्या है, संवेदनशील हैं,
तो इस क्षेत्र पे बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तियों को रखा जाता था, ठीक है, ताकि अगर कोई आक्रमण हो तो ये यहीं पे रोक लें। बाकी इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पूरा ये हिमालय पर्वतमाला का यहाँ तक ऐसे विस्तार है ना बच्चों, ठीक है, तो इधर से कोई नहीं आ सकता। इधर यही हिमालय पर्वतमाला नीचे चला गया है, और फिर इधर जो है हम लोग को देखने को क्या मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर अरब सागर। तो चारों तरफ इधर तीन तरफ से क्या है, भारत घिरा हुआ, भौगोलिक रूप से क्या है, सुरक्षित है। तो आक्रमण कहाँ से हो सकते हैं, पश्चिम से, और यहीं से होते भी थे सारे आक्रमण। तो यहाँ का संरक्षक था कौन, यहाँ का संरक्षक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जो है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जब इसको सूचना मिलेगी कि ऐसे ऐसे तख्ता पलट हुआ है, ठीक, तो ये अपने आप को और स्ट्रांग करता है। और जो काजी उलेमा ये लोग जो रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट करेंगे किसको, गाजी मलिक को। तो गाजी मलिक आएगा, आक्रमण करेगा, और खुसरो खां, कहीं कहीं खुसरो मलिक भी इसको बोला गया है, ठीक है, तो खुसरो मलिक जो है या खुसरो खां इसको क्या करेगा, पराजित करेगा, और पराजित करके इनको मार देता है, ठीक ना, मार देता है, इसकी हत्या कर देगा। और हत्या करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का धन मुबारक शाह खिलजी तक पहुंचा और वहां से खुसरो के पास पहुंच गया था, वो सारा धन प्राप्त हो गया किसको, गाजी तुगलक को। और इसमें एक बड़ा निर्णायक भूमिका निभाए थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक ना, शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं इसमें बहुत शानदार भूमिका निभाए थे। तो जब तख्ता पलट हुआ और गाजी तुगलक बन गया शासक, तो तय हुआ था कि निजामुद्दीन औलिया को ये उसमें से धन देंगे, ठीक। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी आगे देख रहे हैं। तो ये बात क्लियर। तो पश्चिम का संरक्षक था और आएगा, इसकी हत्या करेगा और निर्माण करेगा किसका, तुगलक वंश का, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तुगलक वंश का, ठीक है। तो अब देखो, अब गाजी तुगलक ये क्या करेगा, देखो ये बंगाल पे निकला हुआ था अभियान पे, बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा हूँ बताने, ठीक ना। बंगाल पे गया हुआ था अभियान पे, और दिल्ली में बैठा हुआ था कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये क्या कह रहे हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया वही धन जो प्राप्त करना था गाजी तुगलक से, मिलना था, वो धन इसको मिला नहीं, ठीक है, धन मिला नहीं। तो इस बात से काफी जो है क्रोधित था शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो औलिया इस बात से क्रोधित है, ठीक। तो ये क्या करता है, दिल्ली में ही हंगामा कर देता है, ठीक है, दिल्ली में ही क्या करेगा, हंगामा कर देगा कि हमको जो है हमारा धन चाहिए, ठीक। तो इस बात का संदेश भेजा जाता है किसके पास, इस बात का संदेश पहुंचता है, अभियान पे गया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, वहां इसको बंगाल में इसको संदेश मिलता है, गौड़ में, ठीक। तो जब गौड़ में इसको संदेश मिलता है बंगाल में, तो ये क्या करता है, संदेश भेजवाएगा गयासुद्दीन तुगलक के पास, कहता है कि जाओ और मेरा संदेश दे दो कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले, ठीक है, औलिया तुम दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, ठीक है, क्रोध में जो है ऐसे बोलता है। तो औलिया भी क्या करता है, ये उसका रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करवा के भिजवाता है। भाई फोन तो था नहीं कि फोन से जो है जितना लड़ाई करना है मोबाइल लगाया बात कर ले, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो संदेश ही जाते थे। ये संदेश भिजवाएगा कि क्या संदेश भिजवाता है, ये कहता है हनूज देहली दूर अस्त, हनूज देहली दूर अस्त, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हुजूर दिल्ली अभी, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। तो हनूज देहली दूर अस्त, ये बोलता है कौन, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक। तो ये इतनी बात। अब देखो ये यही क्वेश्चन पूछा है कि किसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने। कैसे बोला, क्या हुआ, ये बात मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक। अब देखो तुगलक वंश के शासन की स्थापना की उसने 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया, ठीक है। चलो ये बात हम लोग को नहीं जानना है, स्थापना किया, तुगलक वंश के शासन की स्थापना की, ये बात ठीक। गयासुद्दीन ने अपने साम्राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की तथा संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। तो ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा पहला शासक है जिसने नहरों का निर्माण किया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया, ठीक है। तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कौन करेगा? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करता है गयासुद्दीन तुगलक। और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये क्या है बच्चों? प्रथम सुल्तान है, ठीक है, प्रथम सुल्तान है। बात यहाँ क्लियर? ठीक। अब इसमें दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। और ये पॉइंट, ठीक है, और संस्थापक, ठीक, और इसको हनूस दहली दूरस्थ, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों। अब इसके बाद शासक अगला कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या था? ये भतीजा था किसका? गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक। तो अब देखो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र करके गयासुद्दीन तुगलक की थी हत्या, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की थी हत्या। अब ये बात पूरी तरह साबित नहीं है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये लगाया हुआ, इसका लगा हुआ था मंच और जनता को करना था संबोधित। तो ये क्या होता है, मंच जो है अचानक से गिर जाता है और वो लकड़ी का, बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ियों का बना हुआ था मंच, ठीक है, और पूरा जो है ऊपर जो है घेरा हुआ था, तो ये गिर जाता है। तो कहते हैं कि बिजली गिरने से वो नष्ट हुआ, ठीक है, और उसमें दब के मर गया गयासुद्दीन तुगलक। और कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या? शॉर्ट में हम बोलेंगे बच्चों MBT, ठीक ना, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो MBT जो है ये क्या किया था? ये निर्माण ही ऐसा करवाया था कि जब भी उस पर चढ़ के कोई भाषण दे तो बहुत ज़्यादा देर तक वो उसको संभाल नहीं पाएगा और होगा क्या? वो गिर जाएगा। तो ऐसा इसको उसका डिजाइन ही बनाया गया था, ऐसी उसको मजबूती ही प्रदान की। बहरहाल ये सही है या झूठ, ये हमारे, ठीक है, क्वेश्चन का विषय नहीं है, प्रश्न का विषय नहीं है, ठीक। तो इस तरह से शासक बनेगा MBT। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जौना खां, ठीक ना। अब MBT जो है इसका वास्तविक नाम क्या है? जौना खां, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा एवं इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था, परंतु वह अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इतिहास में यथेष्ट स्थान नहीं बना सका, ठीक है बच्चों। देखो पूरे दिल्ली सल्तनत के शासक में, अब पूरे दिल्ली सल्तनत की बात छोड़ो, अगर मैं कहूँ पूरे मध्यकालीन भारत के शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। यहाँ तक कि उसको दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति, ठीक है, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, इन सारे विषयों की जानकारी थी, सारे विषयों की जानकारी थी। परंतु इस ये क्या करता है? कुछ योजनाएं लागू करता है और वो सारी योजनाएं असफल होती हैं। और ये योजनाएं लागू करता है जनता के लिए, परंतु वो योजना जो है कुछ तो अपने लिए लागू किया, ज़्यादा जनता के लिए, मगर उससे जनता को हमेशा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ, ठीक है, नुकसान ही हुआ। इसीलिए जब MBT की मृत्यु होगी, ठीक है, MBT की मृत्यु होगी तो इसके बारे में कहा जाता है कि MBT की मृत्यु पे कहा गया कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। लाइन को समझो, इस बात का मतलब कि प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गया और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, ठीक है। इसका अगर सेंस बता पाओ बच्चों तो बताना कमेंट में, ठीक है, देखते हैं, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का सबसे शिक्षित, ठीक है, ये बात हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवाने अमीर को ही, ये कृषि डिपार्टमेंट था बच्चों, ठीक है। तो भारत में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा होगी? MBT के द्वारा, ठीक है, स्थापना की, ठीक। ये बात, इसका स्क्रीनशॉट इतना निकालो बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता, ठीक ना, इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में
मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा, एमबीटी दिल्ली का, ठीक है, काजी नियुक्त करेगा, ठीक है, काजी नियुक्त करेगा, और काजी नियुक्त करके इसको चीन भेजता है, ठीक ना, चीन भी भेजेगा, चीन भेजेगा। तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, ठीक है, एमबीटी के शासनकाल में आया, कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का, ठीक ना, मोरक्को का। तो ये बात क्लियर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, अच्छा ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चीन भेजा, ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंसाए महरूर महरूर नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। तो ये ज़्यादा कठिन पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा कठिन पॉइंट है, आपको इसको नहीं देखना है, ठीक। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगनी तिमुख ने अपना एक राजदूत भेजकर एमबीटी से हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अनुमति मांगी, ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चीनी सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर और बुक्का, ठीक ना, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के क्या हैं, संस्थापक हैं। महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमद शाह ने स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। यह भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासनकाल था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, ठीक है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो जाएगी, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ठीक। अच्छा आगे देखें जरा, ठीक, आगे देखो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कान्हा नायक ने वारंगल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, छोड़ दो इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, कड़ा निजाम का विद्रोह, ठीक है, बीदर साहेब सुल्तान का विद्रोह तथा गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह, छोड़ दो। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई। उसकी मृत्यु पर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि अंततः जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उसे जनता से, ठीक है, जनता से। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन ये बात बोला है, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक ना, बर्नी। तो बर्नी नामक इतिहासकार बोला है किसके बारे में, एमबीटी के बारे में, ठीक। एमबीटी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना है। अब बच्चों इसमें हम बात करें, अब इसमें बात करें हम कि कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, इसी का था, ठीक है, एमबीटी का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एमबीटी का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा सबसे बड़ा साम्राज्य था, साम्राज्य था जिसमें जिसमें कुल 23 23 प्रांत थे, ठीक ना, जिसमें कुल 23 प्रांत थे, ठीक, ये एक बात। अच्छा अब ये ध्यान रखना है, ठीक है, 23 प्रांत थे। अगला पॉइंट क्या, कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक है जो, ठीक है, होली का त्यौहार मनाता था, ठीक है, होली। तो होली का त्यौहार एमबीटी, ठीक ना। तो ये क्या है, एमबीटी पहला शासक, पहला शासक। तो ध्यान रखना पहला शासक मतलब बच्चों मुस्लिम शासकों की बात हो रही है, ठीक ना, मुस्लिम शासकों की बात हो रही है, अदर किसी को यहाँ पे नहीं समझना, ठीक ना, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, ठीक। अच्छा आगे देखें, तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो जरा, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो, ठीक है, तो इसमें अब हम और आगे देखें, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐड करना है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड करना है। ठीक, अब इसमें बात करें बच्चों कि क्या बात मैं ऐड करने जा रहा हूं। देखो यहां लिखेंगे राजधानी का, राजधानी का, ठीक है, दिल्ली से, दिल्ली से देवगिरी में, में स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण कहाँ करेगा, देवगिरी करेगा, समझाते हैं इसको, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा, ठीक ना, सांकेतिक मुद्रा चलाएगा, सांकेतिक मुद्रा को चलाना। ठीक, थर्ड देखेंगे, थर्ड देखेंगे दो आब, दो आब क्षेत्र में, क्षेत्र में कर वृद्धि, ठीक ना, कर वृद्धि। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक, अब इसको यहाँ पे समझना, ठीक है। देखो क्या है, राजधानी का ये क्या करता है, दिल्ली से देवगिरी में कराएगा स्थानांतरण। क्यों कराएगा, इसको यहाँ मैप में समझो, ठीक है, मैप में समझो। तो यहाँ मैंने कहा दिल्ली है, बीच में इधर विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला। तो अब दक्षिण भारत के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में ये मिलाएगा जीत के, ठीक है, जीत के ये मिलाएगा। तो ये क्या करेगा, अभियान करेगा। तो मैंने अभी अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर में पीछे अभी बोला कि इतना आसान नहीं होता था कि तुरंत आके आक्रमण कर दो और फिर चले जाओ, फिर आओ, फिर आक्रमण करो, ठीक ना। तो इतना अभी जो है राजमार्ग स्थापित नहीं हुए थे, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक। तो घोड़ों वोड़ों पे बैठ के जो है आते थे, तो यहाँ से यहाँ आने में 2 महीने 3 महीने ऐसे लग जाते थे, रुकते हुए कैंप लगा के खाते पीते, ठीक है। बीच में किसी से युद्ध करना पड़ा, युद्ध भी किया, ऐसी विषम परिस्थितियां मौजूद थी, ठीक। तो दक्षिण भारत में इसको अभियान करना था, ठीक है। तो अब देखो, अभियान करके दक्षिण भारत के क्षेत्र को ये क्या करेगा, अपने साम्राज्य में मिलाएगा। परंतु कब मिला पाएगा, जब इसको अपने नियंत्रण में लोगे तब ना। तो समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि यहाँ पे आके आक्रमण करना। तो ये क्या करेगा, राजधानी का स्थानांतरण करेगा देवगिरी, ठीक, देवगिरी। कहीं कहीं ये देवगिरी को लिखा मिलेगा, राजधानी का स्थानांतरण कहाँ करा किया, दौलताबाद। तो देवगिरी को जीत के ना ये क्या करेगा, इसका नामकरण कर देगा दौलताबाद, ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि राजधानी का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ किया, तो दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी दौलताबाद दोनों में से कोई एक ऑप्शन सर्च करना है, ठीक है। स्थानांतरण किया। तो अब स्थानांतरण क्यों कर रहा है, समझना होगा। वही बात अलाउद्दीन खिलजी का कि अब ये देवगिरी, ठीक है, देवगिरी यहाँ पे। तो अब दक्षिण भारत क्या है, अगर राजधानी इसी को बना लें तो मानना इसका क्या था, एमबीटी का, कि अगर हम इसको सेंटर बना लेते हैं तो हम उत्तर भारत भी और दक्षिण भारत भी, ठीक है, ये लगभग सबको हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। मगर इसका ये मूर्खता भरा कदम जो है, ये होता क्या है, इतिहास में इस बात का बहुत कोई उल्लेख नहीं मिल पाता है, और अपने अपने जो है व्यू यहाँ पे जोड़ने पड़ते हैं। तो व्यू यूपीएससी का क्लास होता तो यहाँ पे बच्चों तर्क किया जाता, ठीक है, व्यू जोड़ा जाता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यू मैं जोड़ना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो बस सिंपल बात समझो, राजधानी का स्थानांतरण किया था, तो ये क्या क्या, स्थानांतरण को रद्द कर दिया। और जितने सैनिक, जनता, कारीगर, ठीक है, इन सब को लेके ये आया था, अब ये क्या हुआ, वापस लेके गया। तो आने जाने में, ठीक है, बहुत से लोगों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो इसकी राजधानी का स्थानांतरण जो है ये क्या हुआ, ये असफल हो गया, ठीक। दूसरी बात, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। तो ये देखो बच्चों क्या करता है, ये ये तांबे का, तांबे का, तांबे का ये मुद्रा चलाएगा। अब तांबे का मुद्रा क्यों चलाएगा, देखो
काम बढ़िया किया था, मगर दूरदर्शिता का जो अभाव है, ठीक ना, दूरदर्शिता का जो अभाव है ये इसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, भारी पड़ने वाला है। अब भारी कैसे पड़ने वाला है, इस बात को देखते हैं। देखो क्या हुआ, हम लोग के वहां देखो, चांदी हम लोग के वहां बहुत होता तो है नहीं, सोना भी नहीं होता। चांदी के लिए क्षेत्र कौन प्रचलित है, ठीक है, मैक्सिको वगैरह, पेरू वगैरह। ठीक है, तो अब ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये सब चांदी वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। तो इन्हीं क्षेत्रों को अगर हम कह ले कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार, तो अब देखो इन क्षेत्रों की बात किया तो बच्चों मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये बात दिमाग से निकाल देना कि मैक्सिको या पेरू तक ये जो समय चल रहा है, हमारे कोई भी लोग मैक्सिको या पेरू पहुंच पाए हों। इन लोगों को उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जैसा कोई कॉन्टिनेंट है ये पता ही नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा बीच में समुद्र है, इस समुद्र को पार करके पहुंच पाना आसान नहीं था। वो तो खोज करेगा जो है कि कोलंबस, समझ लो ना, निकलेगा खोजने भारत को, ठीक है, समुद्री मार्ग से भारत को खोजने निकलेगा, मगर पहुंच जाता है कहाँ, समुद्र में दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो समझना यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ठीक ना, जहां से हमारा व्यापार जिन जिन देशों के साथ होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो वहां पे चांदी का दाम बढ़ गया। अब चांदी का दाम बढ़ जाने के कारण मुद्रा का बच्चों देखो मूल्य होता है, जो हम लोग के सिक्के होते हैं ना, इनका बाह्य एवं आंतरिक दो टाइप का मूल्य होता है। ठीक, बाह्य मूल्य ज्यादा होने का मतलब यह है कि मुद्रा की वैल्यू ज्यादा है, और आंतरिक मूल्य ज्यादा होने का मतलब यह है कि मुद्रा की वैल्यू कम है। इसको ऐसे समझो, वह है आंतरिक का मैटर। जैसे सिक्का है, मान लो 5 का सिक्का मुझे बनाना हुआ, तो 5 का सिक्का अगर मान लो मैंने बनाया तांबे, तांबे का सिक्का अगर हमको बनाना है, तो तांबे का सिक्का बनाने में हमारा जो 5 का सिक्का बनाने में हमारा जो टोटल खर्च हुआ, वो अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे हो रहा है, यानी 5 के अंदर, 5 रुपये का सिक्का और 5 के अंदर ही खर्च हुआ, तो हम कहेंगे कि आंतरिक मूल्य जो है ठीक है। और अगर इसी 5 के सिक्के को बनाने में 8 रुपया खर्च हो गए, ठीक है, तो बात देखो क्या हो गई, 5 का सिक्का बनाना है और तुमने खर्च कर दिया 8 रुपये, और अब ये व्यक्ति 5 का सिक्का लेके जाएगा मार्केट में, तो इसको 5 रुपये का ही सामान मिलेगा, मगर सिक्का बनने में कितना लगा, 8 रुपया। तो ये क्या हो गया, मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या हो गया, ज्यादा हो। ठीक ना, तो मुद्रा बाह्य मूल्य नहीं, मुद्रा का आंतरिक मूल्य ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक ना, आंतरिक मूल्य ज्यादा, और आंतरिक मूल्य कम होना मतलब क्या है कि सिक्का 5 रुपए का है, बनाने में 2 रुपए लगा, तो मुद्रा का आंतरिक मूल्य क्या है। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आई। तो अब देखो, सिक्का बनाने में चांदी का सिक्का चलता था उस समय, अब चांदी का सिक्का बनाने में, ठीक है, इसका मूल्य जो है, ठीक ना, इसका आंतरिक मूल्य क्या हो रहा था, वो ज्यादा हो जा रहा था। 5 का सिक्का बनाना है तो मालूम क्या चला, 8 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा, तांबे का बनवाएगा मुद्रा। और तांबे का जो मुद्रा बनाता है ये कुछ समय के लिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की जो कमी आई है वो जब दूर हो जाएगी, ठीक है, तब हमको चांदी सस्ते में मिलने लगेगा, तो मुद्रा का जो मूल्य है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, बनवाई जो कास्ट है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर चांदी के सिक्के को लागू कर देंगे। तो इसलिए ये क्या किया, निर्माण किया। परंतु हुआ क्या कि इसकी सिक्का जो बनाया वो इतना आसान था उसका डिजाइन, कि कहते हैं कि हर तीसरा चौथा घर क्या हुआ, बन गया टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है, ठीक ना, यानी कि जहां पे सिक्कों का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टकसाल। ठीक है, टकसाल। तो हर तीसरा चौथा घर बन गया था टकसाल। तो जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि जो 1 रुपया का छोटा वाला सिक्का आता है ना बच्चों, दुकानदार देखो नहीं लेते हैं उसको, ठीक है, नहीं लेते हैं। बहुत से घरों में आज भी वो सिक्के पड़े हुए हैं, ठीक है, नहीं लेते, कहते नहीं ये नहीं चलेगा, बड़ा वाला सिक्का मांगते हैं। तो वैसे ही क्या हो, जब नकली बनने लगे ना, तो कोई जो है ये तांबे वाला जो सिक्का है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था व्यापारी। और एक्सेप्ट करता भी क्यों, क्योंकि भाई अब जाली वाली बात आ गई ना, नकली असली वाली बात, तो राजा भी नहीं प्रभाव डाल सकता था।
फोर्स नहीं कर सकता था राजा कि नहीं तुम एक्सेप्ट करो। तब हुआ क्या, तुगलक कहता है, एमबीटी कहता है कि हम अपने इस मुद्रा की योजना को रद्द कर रहे हैं। जिन लोगों के पास मुद्रा है, ठीक है, जिन लोगों के पास मुद्रा है तांबा वाला, वो आए मेरे पास और मैं क्या करूंगा, उनको चांदी वाला मुद्रा प्रदान कर दूंगा। तो जैसे नोटबंदी के समय पुराने नोट हम लोग ले जाके बैंकों में क्या किए थे, ठीक है, नोटों को बदले थे, ठीक है, वैसे ही हाल यहाँ पे हुआ। अब इससे क्या हुआ, फायदा हुआ नहीं, डबल नुकसान हो गया। जो चांदी का सिक्का तुम बनाए, तांबे का सिक्का जो बनाए उसमें तुम्हारा पैसा खर्च हुआ, वो अलग, वो पूरा बर्बाद। और जिन लोगों के पास वो पहुंचा उनको तुम रिप्लेस करके चांदी का सिक्का दे रहे हो, तो तुम्हारा फिर पैसा लगा। तो ये योजना भी क्या हुई, असफल हो गई। ठीक, दो आब मतलब क्या होता है, जैसे ये एक नदी गई हुई है बच्चों, और इधर से एक नदी और आई। तो मैंने बताया है उत्तर भारत के विशाल मैदान में ज्योग्राफी में कि नदियां अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी और बालू के कण ले आती हैं, ठीक ना। तो मिट्टी जो है ये अपने साथ लेके चलती हैं। ठीक, तो अब ये मान लो दो नदियां हैं, तो ये इधर इधर बिछा देगा, ठीक है, इधर और ये यहाँ। तो अब देखो दो, अब यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो दो नदियों का बीच का क्षेत्र ये क्या हो गया, ये बच्चों नवीन जलोढ़ मृदा, चैप्टर जाके पढ़ना ज्योग्राफी में, ठीक ना, नवीन जलोढ़ मृदा। और मैंने समझाया हुआ है ज्योग्राफी में कि नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा जो है ये क्या है बच्चों, काफी उपजाऊ होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, काफी उपजाऊ होता है, प्रोडक्शन जो है वो बड़े शानदार होते हैं, ठीक है, किसी भी क्रॉप्स के। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, देख रहा है कि दो आब क्षेत्र में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो ये क्या करता है ना, दो आब क्षेत्र में कर देता है कर में वृद्धि। और जब कर में वृद्धि कर देगा तो जो अधिकारी हैं, ठीक ना, जो कर्मचारी नियुक्त थे लगान की वसूली के लिए, ये अधिकारी इस टैक्स को वसूलेंगे। मगर कब, कब वसूलेंगे, मेन बात तो यहाँ पे है। वसूलना मतलब ये है बच्चों, ध्यान रखना, कब वसूलेंगे, वसूलना मतलब ये कि पड़ जाता है अकाल, ठीक है, अकाल, और सूखा भी पड़ जाता है। तो सूखा पड़ने के कारण फसल हो जाती है खराब, ठीक है, वर्षा हुई नहीं। और आज की तरह हम लोग जो है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल वगैरह आज की तरह हम लोग थोड़े लगा रखे थे, पहले कहाँ था, ठीक है। तो सिंचाई का जो मेन साधन था दो थे, ठीक है, पहला तो नहर और दूसरा क्या था, वर्षा, जिसमें मेजर जो है रिसोर्स था वो क्या था, रेनफॉल यानी वर्षा। वर्षा पे ही टिका हुआ था। आज भी इतना टेक्नोलॉजी हाई होने के बाद भी, आज भी भारतीय कृषि को पूछा जाता है, भारतीय कृषि को क्या बोलते हैं, मानसून का जुआ। मानसून का जुआ यानी बारिश हुआ तब तो प्रोडक्शन बढ़िया हुआ, बारिश नहीं हुआ तो प्रोडक्शन खराब। आज भी देखा करो कि जब सिंचाई का टाइम होता है और वर्षा जब होती है तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि सिंचाई करने के लिए अलग से जो है उनको अब ट्यूबवेल का और साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और उससे भी पूरी जो है सिंचाई की पूर्ति जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, प्रोडक्शन खराब। और तुम जो है क्या किए हो, पहले से और ज्यादा क्या किए हो, बढ़ा दिए हो टैक्स। तो एमबीटी को इस बात की खबर लगनी चाहिए थी, गुप्तचर व्यवस्था, राजकीय कार्य, उसको इतने अच्छे से संभालना चाहिए था, देखना चाहिए था कि सूखा पड़ा हुआ है, और उस सूखे वाले स्थिति में तुम जो है पहले से ज्यादा, उपज इस बार कम हुआ तो तुमने पहले से ज्यादा टैक्स वसूल लिया। तो इससे क्या हुआ, दो आप क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक ना, ये क्या हुआ, विरोधी हुए एमबीटी के, ठीक ना, एमबीटी के। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ देखो कि जो जो योजना ये चला रहा है ना, सारी योजना फेल हो रही है इसकी, ठीक है, सारी योजना फेल हो रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में, उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को, ठीक है, जनता से यानी प्रजा से क्या हुई, मिल गई मुक्ति, ठीक है, मिल गई मुक्ति। तो यही बात बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक। तो अब बच्चों इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, इसमें बच्चों एक बार और स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, एक बार और स्क्रीनशॉट लो। एक विभाग बनाएगा ये, जिसका नाम होगा दीवान ए, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही। तो दीवाने अमीर कोही ये डिपार्टमेंट बनवाता है। ठीक है, दीवाने अमीर कोही। और ये क्या है, ये बच्चों कृषि के विकास के लिए, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे कृषि की उन्नति के लिए। ठीक है, कृषि की उन्नति के लिए बनाएगा। तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एमबीटी, इसकी मृत्यु के बाद अगला रूलर कौन बनने जा रहा है? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक जो है काफी अच्छा शासनकाल इसका रहा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखना, पीपीटी में लिखा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना। क्या बच्चों ध्यान रखना? फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के, सल्तनत के सभी सुल्तानों में, सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाला शासक, सबसे लंबा, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल, ये बात यहाँ पे क्लियर। ठीक है, चलो तो देखते हैं बच्चों आगे। ठीक, फिरोज तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगले सुल्तान के रूप में ठट्टा में उसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कोई यहाँ विशेष बात नहीं है। ठीक, फिरोज का राज्याभिषेक एक बार फिर से अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ये भी कोई यहाँ विशेष बात नहीं है। फुतहाते फिरोज शाही, ठीक ना। तो फतुहाते फिरोज शाही ये क्या है? फतुहाते फिरोज शाही एक ग्रंथ, जिसके अनुसार फिरोज ने राजस्व व्यवस्था में क्या किया? परिवर्तन करते हुए 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 करों, ठीक है, 4 करों खिराज, जजिया, जजिया, ठीक है, खम्स, युद्ध में लूट का माल, और जाकात। ठीक है, हज यात्रा पे मुसलमान निकलते थे तो उनसे जाकात नामक लिया जाता था कर। तो यही केवल 4 कर रहने देता है। ठीक है, 4 कर रहने देता है। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ब्राह्मणों पर ये क्या करेगा? लगाएगा जजिया कर। ठीक ना, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण जो है जजिया कर से मुक्त थे, मगर ये जजिया कर की वसूली करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फिरोज शाह तुगलक के पिता थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम था रजब। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? रजब। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, ठीक है, रणमल, रणमल भट्टी। तो रणमल भट्टी की पुत्री है जिसका नाम है बीबी, बीबी नैला। ठीक है, बीबी नैला। तो बीबी नैला से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है कौन? रजब। कहता है कि अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। ठीक है, करो, वरना जो है तुम्हारी जो जागीर है वो हम जागीर क्या करेंगे? तुम्हारी छीन लेंगे। ठीक, तो अब जागीर न छीन जाए रणमल भट्टी का, इस वजह से बीबी नैला क्या करेंगी? बीबी नैला फिरोज शाह तुगलक का जो पिता है रजब, ठीक है, उससे कर लेती हैं विवाह। और इसी रजब और बीबी नैला से जन्म होता है किसका?
फिरोज शाह तुगलक का। तो अब ये हिंदू माँ का बेटा है, तो काजी उलेमा और अमीर वर्ग के जो कट्टर लोग हैं, इसको कट्टर मुसलमान न कह के, ठीक है, हिंदू माँ का ये बेटा है, इसको उदार मुसलमान कहें, तो ये बात इसको पसंद नहीं थी। ठीक है, तो अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए ये कुछ हिंदी हिंदू विरोधी क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें हिंदू विरोधी कार्य क्या है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। ठीक, जजिया कर लगाना। ठीक, ये एक बात। अब कृषि विभाग को उन्नत करने के लिए ये क्या करेगा, एक सिंचाई विभाग की कर देगा। ठीक है, एक सिंचाई विभाग की स्थापना। तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये कौन इस्टेब्लिश करेगा, ये फिरोज शाह तुगलक। तो आज का इरिगेशन डिपार्टमेंट को मत समझ लेना कि फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक ना। सिंचाई विभाग जैसा कोई अलग एक विभाग होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहां से पैदा हुआ, ये कॉन्सेप्ट कौन दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने दिया है बच्चों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ पर ये एक सिंचाई कर वसूलेगा, और सिंचाई कर वसूल करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होगा। ये बात यहाँ ऐड नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, कि सिंचित भूमि पर कुल उपज का 1/10 भाग ये हक ए शर्ब पूछेगा। अब कि सिंचाई कर पहली बार किसने वसूला, तो सिंचाई कर वसूल करने वाला पहला शासक कौन था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता था, तो हक ए शर्ब। या फिर पूछा हक ए शर्ब है क्या, तो हक ए शर्ब क्या है बच्चों, सिंचाई कर है। ठीक, फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उलुग खानी नहर थी, जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। ठीक है, तो सिंचाई के लिए देखो, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखो बच्चों, ये डिफरेंट को ध्यान रखना। गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराएगा, परंतु सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए कौन करवाया, तो हमारा आंसर क्या है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो ये बात बच्चों इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसमें हम लोग बच्चों आगे देखें, आगे देखें। तो अब देखो, जजिया कर के बारे में बता ही दिया। ठीक है, जजिया कर के बारे में बता ही दिया। अब ये क्या करेगा, ठीक है, अब ये क्या करेगा, कुछ शहरों का निर्माण करेगा, कुछ शहरों का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, हो गया, चलो। ठीक है, अब यहां देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा, कुछ शहर का निर्माण करेगा, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जौनपुर। ठीक ना। तो जौनपुर एवं फिरोजपुर सहित 300 नए नगर की स्थापना कर देगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नगरों की स्थापना कर देगा। अब फिरोज तुगलक ने अशोक के हिजराबाद, ठीक है, हिजराबाद, टोपरा एवं मेरठ में, ठीक ना, टोपरा, ये टोपरा खिजराबाद कहाँ है, ठीक है, ये टोपरा जो है बच्चों कहाँ है, अंबाला। ठीक ना, ऑप्शन में बच्चों ये अंबाला देगा, ठीक ना, अंबाला देगा। ये खिजराबाद, ठीक है, हिजराबाद ऑप्शन में नहीं देगा, अंबाला देगा। ठीक ना। तो फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 लाट रहते हैं। लाट मतलब क्या बच्चों, तो देखा होगा आप लोगों ने कि शेर का ऐसे यहाँ धड़ से रहता है ना, एक सामने शेर, एक दाएं बाएं, और एक पीछे, जो कि सिक्कों में या कहीं भी हमको दिखता नहीं है। ठीक ना, दिखता नहीं है, वही क्या है, लाट। तो वो अशोक के लाट है। तो उन लाटों को, ये लाट कहाँ थे, तो ये अंबाला और मेरठ में थे। अब ये क्या करेगा, उनको उखड़वा के कहाँ मंगवा लेता है, दिल्ली मंगवा लेता है। ठीक ना, दिल्ली। और फिरोज शाह कोटला जो है, वहां पे क्या करेगा, लाटों को, जो फिरोज शाह कोटला मस्जिद होगा, वहां पे ये क्या करता है, स्थापित करवा देता है। अब ये देखो, हिंदू विरोधी काम दिख रहा है ना, ठीक है, हिंदू विरोधी काम दिख रहा है। अब ये हिंदू विरोधी काम क्यों किया, अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए, ताकि कोई ये ना कह पाए कि फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ का बेटा है, इस वजह से हिंदुओं के प्रति ये उदार दृष्टिकोण रखता है, इस वजह से ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए, ठीक है, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना। ठीक है, दीवाने खैरात, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है,
तुगलक के शासनकाल में सल्तनतकालीन सुल्तानों में दासों की संख्या सर्वाधिक लगभग 1,80,000 थी। उनके उस उसने उनके लिए दीवाने दीवाने ये दीवाने ऐसे है बच्चों, दीवाने बंदगान, ठीक ना, दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान नामक क्या क्या करेगा, दास विभाग स्थापित करेगा और इसी में जो है 1,80,000 जो है गुलाम इसके यहाँ पे पड़े हुए थे। ठीक है, ये भी याद करना है, सब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। फिरोज जो है इसकी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही थी। ठीक है, फतुहाते फिरोज शाही। ठीक, अब इसमें एक बात ऐड कर दूं, ये जो फिरोज शाही है, फतुहाते फिरोज शाही, इसको लिख दें, स्वयं स्वयं फिरोज ने स्वयं फिरोज ने लिखा। स्वयं फिरोज ने लिखा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये खैराती अस्पताल भी खोलेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के निकट दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल खोला। ठीक है, दारुल सफा नामक क्या करेगा, ये खैराती अस्पताल खोलेगा और इसमें यूनानी पद्धति से, ठीक ना, इसमें यूनानी पद्धति से ट्रीटमेंट होता था बच्चों, ठीक समझ लो ना, यूनानी पद्धति से ट्रीटमेंट होता था। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से, छोड़ो इसको हटाओ, यहाँ इसको नहीं देखना। ठीक है, फिरोज तुगलक ने अपनी कथा फतुहाई के नाम से लिखी। ठीक है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है स्वयं लिखा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है। ठीक है, अब हाँ, फिरोज तुगलक के दरबार में शमसे सिराज और अफीफ, ठीक है, अफीफ एवं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो शमसे सिराज अफीफ, ठीक है, यहाँ अफीक लिखा हुआ अफीफ है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी जैसे विद्वानों को क्या किया था, ये संरक्षण प्रदान किया था। तो इतनी बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ठीक। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद दलाइल फिरोज शाही के नाम से फारसी विद्वान अजुद्दीन, छोड़ो इसको। ठीक है, आगे था, ठीक है ये। ठीक है, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला दुर्ग फिरोज द्वारा ही निर्मित कराया गया था। ठीक है, ठीक, तो ये बच्चों यहाँ पे कवर होता है फिरोज शाह तुगलक। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं और जोड़ दूं, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आ गया। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ दूं, और यहाँ पे क्या पॉइंट जोड़ना है, पॉइंट यहाँ पे जोड़ना है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट, ये अंग्रेज हैं। तो हेनरी इलियट जो है इसे इसे अकबर जैसा, ठीक है, अकबर जैसा विद्वान, ठीक है, हेनरी इलियट ने क्या किया है, इसे अकबर जैसा, ठीक है, विद्वान कहा है। ठीक है, विद्वान कहा है। ठीक है, या अकबर जैसा शासक बोला है, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को। चलो, तो ये बात बच्चों क्लियर, तो इतना बात जानना था। और अब हमको आगे ये सब नहीं देखना। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट। सैयद वंश से कोई पॉइंट नहीं देखना है, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। तो यहाँ लोधी वंश का टाइमिंग 1451 से 1526। ठीक है, 1526। अब इसमें देखें हम लोग बच्चों, लोधी में, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ठीक है, और इसमें 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, आगे देखें। ठीक, बहलोल लोधी दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी नहीं है, ये लोधी, बहलोल लोधी को जाता है। उसने लोधी वंश की, ठीक ना, लोधी वंश की स्थापना की, ये बात इंपॉर्टेंट। बहलोल लोधी ने शाह गाजी की उपाधि धारण की तथा बहलोली सिक्कों का
प्रचलन कराया, ठीक ना, बहलोली सिक्कों का प्रचलन कराया। ये बात बच्चों ध्यान में रखना है कि बहलोली सिक्का जो है, ठीक है, यही प्रचलन में ले आता है, ठीक है। तो इससे कोई पॉइंट नहीं, इसको लू लगता है और लू लगने से इसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक। सिकंदर लोदी, लोदी वंश के शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर का निर्माण कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा शहर का निर्माण कराया तथा यह यहाँ अपनी राजधानी स्थापित किया। बच्चों ध्यान रखना, राजधानी तो दिल्ली ही था, इसको हम लिख देंगे क्या, उपराजधानी, उपराजधानी बनाया था, ठीक है इसको। सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गज सिकंदरी का प्रचलन कराया। जैसे आज हम लोग भूमि की नाप के लिए स्क्वायर फीट, ठीक है, गज, डिसमिल, ठीक है, और हेक्टेयर, एकड़, इस तरह से यूज करते हैं ना, तो उस समय जो है स्क्वायर फीट को किस में नापते थे, गज सिकंदरी। तो एक गज लोग कहते थे ना, तो एक गज, तो ये क्या है, गज सिकंदरी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताओं की रचना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलरुखी, ठीक ना। तो गुलरुखी की जगह बच्चों गुलरुख भी लिखा मिल सकता है, गुलरुख। तो गुलरुख उपनाम से ये क्या करता था, फारसी भाषा में कविता लिखता था। मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो ये कविता लिखता था, तो कविता लिखने में जो इसकी किताब होती थी, समझ रहे हो ना, जो किताब होती थी, वो किताब पे राइटर का नाम क्या लिखा होता था, गुलरुख, ये नहीं लिखा होता था सिकंदर लोदी, ठीक है, क्या लिखा होता था, गुलरुख, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, गुलरुख उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था, ठीक है। और उसके आदेश पर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी नाम से, ठीक है। तो पूछेगा फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ किस ग्रंथ का, तो आयुर्वेदिक ग्रंथ था, ठीक है, जिसकी रचना होगी फरहंगे सिकंदरी और भाषा क्या होगा, फारसी, ताकि अन्य लोग भी जो है इसको पढ़ सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके साथ भी एक समस्या, अब इसके साथ समस्या क्या है, अब इसके साथ बच्चों समस्या ये है, सिकंदर लोदी ने महिलाओं के पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर तथा मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। ये क्या मानता था, ये इस्लाम का मूल तत्व नहीं है, ठीक ना, और महिलाएं जो है ये पीर एवं संतों की मजारों पे नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो ये इस्लाम के अगेंस्ट इस बात को मानता था, ठीक है, और ताजिया निकालना जो है ये गड़बड़ मानता था, तो प्रतिबंध लगाया। लोदी के शासनकाल में गान विद्या के प्रसिद्ध ग्रंथ लज्जते सिकंदरी, ठीक ना, लज्जते सिकंदरी है बच्चों, ये सिकंदर शाही नहीं, लज्जते सिकंदरी, ठीक है। तो लज्जते सिकंदरी की रचना हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, सिकंदर लोदी के पश्चात लोदी शासक बना जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, ठीक है। चलो, तो यहाँ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देख लें इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो अगला शासक इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के दरबार में मजखाते अफगाना के रचनाकार अहमद यादगार को संरक्षण प्राप्त, हटाओ। इब्राहिम लोदी ने भवन निर्माण में दोहरे गुंबदों खपरेलों के इस्तेमाल की शुरुआत किया, ठीक है। चलो ये ठीक है, इसका हम जो है अलग से क्लास लेंगे। फरगना के जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526, तारीख, मंथ, ईयर, ठीक ना, ये तीनों याद रखने हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर लोदी वंश के शासन का अंत कर दिया और फिर स्थापित हो जाएगा क्या, मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश, ठीक। तो हम लोग इसको जब पढ़ा जाएगा बाबर, ठीक है, बाबर, तो उसमें हम लोग देखा जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, तो हम लोग का ये दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। और हम लोग अब जो है देखेंगे कल हम लोग देखेंगे मुगल वंश, ठीक ना, मुगल डायनेस्टी हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हों, ठीक है, आप जो है कमेंट के माध्यम से उससे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।